कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कहूँ मैं पूरा देश घूम के आया हूँ। लोग हमें हिमाचल का, हम बड़ा हमेशा हम हिमाचल की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। हमें क्यों देखना है हिमाचल की तरफ? मैं भरमौर से लेकर पूरा घुमा हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ, कभी मेरे मित्र लोग हैं, तो जब शांति के लिए मैं आता हूँ तो चंबा के आगे भरमौर वहाँ रुक जाता हूँ मैं, लाहौल स्पीति साइड में। तो देखिए वहाँ से आप अपने आप को क्यों कंपेयर करेंगे? वहाँ के जो उनकी जो जब हिमाचल बना तो उनकी जो लीडरशिप थी वो उन्होंने कभी सेंट्रल की राजनीति नहीं की। यस यस। कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं तो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो ना, ग्राम सभाओं के चुनाव हो, जो भी चुनाव हमारे होते हैं नीचे लेवल के से लेकर ऊपर तक के, उनमें सुधार की जरूरत है। वोकल इम्प्रूवमेंट होने के बाद क्या हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कोई भी जो युवा है राज्य के बाहर नहीं जाएगा, राज्य के बाहर जमीन नहीं लेगा ना, वो नौकरियों के लिए नहीं जाएगा ना? क्योंकि हमारे कितने लोग बाहर रह रहे हैं, अगर वहां भी इस तरह की चीजें आने लगी तो फिर वो लोग कहाँ जाके आप उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है? गंग बनी गए गाड़े और गाड़ी बनी गा दारा दारा सब नौला बनी गया, नौला नहीं गया तली पार, नौला नहीं गया काली पार। और उसका अभी थल की बाजार और युमेरो पहाड़ अभी हिंदी फिल्म में आ रहे हैं एज इट, जैसे बात है। ओके। दोनों गाने आ रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने थल शूट नहीं किया, हम थल भी शूट करने वाले थे। ओके। तो शूट होने वाला है। हम 2 दिन से अगर हम 2 दिन पहले जिस दिन शूट था हमारा, उससे 2 दिन पहले मेरी एक्सपायर कर गई थी। कई जगहों पे काम किया, इवन मैंने ये जो बल्ब बनाते हैं इसमें भी मैंने काम किया। अच्छा। ये भी मैंने बनाए हैं। मैंने वो कहते हैं कि तेजाब की फैक्ट्री तक में मुझे काम करना पड़ा। उसके बाद जब मुंबई गया तो कोयले तक में मुझे काम करना पड़ा ना, छोटी छोटी, लेकिन एक मन में लेके था कि नहीं कुछ करना है करके मैं लता जी के स्टूडियो में गया था मैं। और उसी स्टूडियो से लगभग मैं कहूँ कि 16 साल के बाद मैंने उन्हीं के स्टूडियो में गाने डब किए थे। तो मुझे लगता है फिल्मों के लिए भी हम बहुत जल्द लिखेंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, फिल्मों के लिए भी आएंगे। बोला चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, ते देखी सिटी ताली, बजाऊं चिपुरी थल की बाजार, बजाऊं चिपुरी थल की बाजार, वे काने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजाऊं चिपुरी थल की बाजार। आज जब पहाड़ी समाज में गुलाबी शरारा जैसे गीत दुनिया तक पहुंच रहे हैं, तब एक सवाल ये भी उठता है कि हम अपने लोक को कितना दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। डीजे की बात हो रही है, डीजे के हज़ारों गाने हर दिन आते हैं, लेकिन उन गानों के बीच कुछ ऐसे गीत आते हैं जो आपके सिर्फ कानों को नहीं बल्कि आपके मन को भी सुकून देते हैं। वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी वो गाने सुने जाते हैं और गुनगुनाए जाते हैं। एक ऐसा ही गायक हुआ जिसने थल की बजारा गीत लाया, जो गाना लोगों के दिलो दिमाग तक तो पहुंचा भी और उसने उत्तराखंड के लोग को भी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। आज जब गुलाबी शरारा के वायरल होने की बात कही जा रही है, उस समय ये ज़रूरी जानना है कि थल की बजारा एक पहला उत्तराखंड का ऐसा गीत था जिसने, मतलब अगर चैता की चौताली के बाद अगर हम कहें तो थल की बजारा ने दुनिया में उत्तराखंड का नाम पहुंचाया और लोगों को पता चला कि यहाँ की संस्कृति किस तरह की है। वो गायक जिसने थल की बजारा गाया, जिसने वो गाना गाया जिसने तू ऐजा ओ पहाड़ा लोगों को घर बुलाया, आज वो गायक बीके सामंत जी हमारे साथ हैं। बीके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। एंड शुरुआत ही हम इसी से करेंगे क्योंकि आपने भी ऐसा एक गाना गाया जो बहुत वायरल हुआ, थल की बजारा, और एक गाना आजकल बहुत चर्चा में रहा, गुलाबी शरारा, दुनिया तक पहुंचा, डिलीट हुआ, वापस आया, कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि बीके सामंत गाना भी गाते हैं लेकिन कम गाते हैं और वो ज़्यादातर लोक की बात करने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं आप ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई, क्या हमारा लोक संगीत गुलाबी शरारा वायरल होने के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर जो कंट्रोवर्सी हुई, एक गजेंद्र राणा का नाम आया, फिर इंदिरा आर्या ने भी कुछ चीज़ें बोली कि भैया हम धुन कॉपी हो गई, कितना सच है? ये धुन कॉपी हुई थी भी या नहीं हुई थी? मुझे लगता है कि देखिए अगर स्ट्राइक आई है ना कहीं धुन तो कॉपी हुई है ना, हुई, देखिए अन्यथा स्ट्राइक तो नहीं आती ना। और कमोबेश देखेंगे तो उत्तराखंड में कई ऐसे गाने हैं जो एक ही धुन पे गाने हैं, 5-5, 6-6 गाने हैं। मैं आपको
उदाहरण के लिए मैं कह दूं कि जय जय हो बद्रीनाथ हो, या फिर उत्तराखंड है मेरी जन्मभूमि, या माँ सरस्वती दैनी है जाइए, सुनने दे या बात सुन, कई अनगिनत गाने हैं वैसे ना, तो एक ही धुन पे बने हुए हैं। और कुछ गढ़वाल की धुनें धुन में कुमाऊँ में बनते हैं, कुछ कुमाऊँ की धुन में गढ़वाल में गाने बनते हैं, वो कॉपी होती रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका अपना कंटेंट ही आपको आगे लेके जाता है, आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ये भी उठा लूँ वो भी उठा लूँ, तो उसमें आपको दिक्कत है, तो आएंगे साहब, ये आपने समझना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरीके से आपके साथ ना हो, तो आपने भी तय करना पड़ेगा कि मैं जो मेरा कंटेंट है वही मैं करूं, अन्यथा मैं बाकी का जो यहाँ से उसको मैं अवॉइड करूं। सामंत जी, एक बात होती है कि अब मैं उसको डीजे वाली जमात कहता हूं कि भाई हमें सिर्फ गाने लाने हैं, चलाने हैं, चल जाने चाहिए। यूट्यूब पे हिट हो गया, 15 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ आ गए, हमारे पैसे बन गए, बात ख़त्म। क्या हमारा लोक संगीत अब डीजे के गानों तक सीमित हो गया है, या फिर हम उनको लिए क्या कह सकते हैं जो इसी को लोग समझने लग गए हैं? मेरा ये मानना है कि इसमें समाज को भी मैं इसमें सम्मिलित करूँगा, और कुछ वो लोग हैं क्योंकि वो सही के पक्ष में नहीं आते। मैं छोटा सा, मैं अपनी आलोचना से मैं कभी घबराता नहीं हूँ। मैं उसमें जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। जब थलकी बाज़ार आया था तो कुछ लोगों ने उसके ख़िलाफ़ कुछ एक आर्टिकल्स लिखे थे, तो बाकी शेयरिंग हुई थी। यहाँ पे कुछ लोग थे कि उसने अश्लीलता को बढ़ावा दिया है, या वो पुरुषार्थ को दिखाता है, ये स्त्रियों के खिलाफ एक गाना है, जबकि बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। वो ना उसमें श्रृंगार रस के गाने तो हमारे यहाँ बनते ही हैं। श्रृंगार रस का गाना है, उसमें एक रोमांटिक फील है, उसमें एक भावनाएं भी हैं कि आप देखेंगे तो उसमें न सिर्फ पांच रखते हैं, उसमें एक आपके एक प्यार का भी भाव आपके अंदर उमड़ता है। तो मैं मानता हूँ, चलिए वो तो थलकी बाज़ार हल्की अश्लील आपको लगता है कि था, जो कि नहीं था, तो फिर तो आ जाओ पहाड़ क्या था, पंचेश्वर बांध क्या है, बांध पे मैंने गीत बनाया वो क्या है ना, यो मेरो पहाड़ क्या। आपने क्यों नहीं 2 लाइन उसके पक्ष में लिखी हुई? आप इतने कुंठित क्यों हैं ना? मैं ये नहीं कहता, मैं घबराता नहीं अपनी आलोचना से, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरे खिलाफ लोगों ने लिखा, जिसने भी लिखा, मैं बिल्कुल नहीं गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन आपने गलत लिखा तो आपने इसके पक्ष में क्यों नहीं लिखा? आप ये डबल स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं चलेंगी ना, और नहीं चलनी भी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि समाज को भी आगे आना चाहिए। और देखिए 2 चीज़ें हैं कि सभी की अपनी एक ऑडियंस है, कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं सोशल मैसेज के भी गाने बनने चाहिए, और डीजे की तरफ ही अगर हम चीज़ों को लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर डीजे के गानों पे ही लोग थिरकेंगे, तो वो हमारी संस्कृति जुड़े रह पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। थोड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ें के। सामंत जी, हम थलकी बाज़ार की बात कर रहे हैं, काफ़ी हिट हुआ, काफ़ी वायरल हुआ, और एक वक्त में ये टॉप व्यूइंग वाला गाना हमारा रहा उत्तराखंड का। तो थलकी बाज़ार की अगर हम कहानी की बात करें, कैसे ये शब्द कागज़ पर उतरे और कैसे ये गाना बना? मैं परसों की बात है, मैं देख रहा था, मेरे वाइफ की वीडियो में, तो मेरी बेटी एंकरिंग कर रही थी, वो सब सेकंड में थी तभी, तो वही एक दृश्य था कि मैं एंकरिंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ के गाने नहीं बजे थे। तो मैं तब हिंदी में हो चुका था मेरा, हिंदी में कर ही रहा था। तो एक वो होते ना कि कोई इंस्टेंट ऐसे होते हैं कि आपका कहाँ से कहाँ आपको डेस्टिनी लेके जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मुझे याद आया था, तो मैं 5 गाने कर चुका था, तो उस तरीके से हो नहीं पाया, तो मैं छोड़ने वाला था। मैंने कहा नहीं, अब उस तरफ ही लौटा जाए। तो मेरे कुछ मित्र हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है, आप लगे रहिए बस मजबूती के साथ में आएगा। तो छठे गीत पे फिर मैंने जितना भी मेरा था, मुझे समझ थी संगीत की या लेखन की, मुझे जो भी समझ थी, तो पूरी अपनी ताकत झोंक दी उसमें मैंने। हिट होगा मुझे अंदाज़ा था इसका, क्योंकि म्यूजिक उसका अच्छा था, प्रोग्रामिंग अच्छी थी, और कंपोजिशन अच्छी थी, और बोल जो थे वो एकदम चिपक रहे थे कंपोजिशन से। तो इस तरीके से बम्बर होगा ये मुझे आइडिया नहीं था। तो लेकिन चला, बहुत अच्छे से चला। हाँ, चला जी, बस चला। हम थलकी बाज़ार की बात करें तो 2 लाइनें थलकी बाज़ार सुने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी बिल्कुल। लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजाऊं चिपुरी थलकी बाज़ार, बजाऊं चिपुरी थलकी बाज़ार, वे काने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजाऊं चिपुरी थलकी बाज़ार, बजाऊं चिपुरी थलकी बाज़ार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खैर, अब हम वीके सामंत की बात करते हैं। वीके सामंत उत्तराखंड में कहाँ से आते हैं, और उनका उत्तराखंड से मुंबई पहुंचना कैसे हुआ, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए।
मैं उत्तराखंड में चंपावत ज़िले से आता हूँ बेसिकली, और वहाँ से हूँ जहाँ से तीनों ज़िले शुरू होते हैं, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। ओके। सरयू के घाट से हूँ मैं। तो वो तो फिर बम्बई जाने का तो देखिए सपना तो था ही था। एज मैं गीतकार बनने गया बम्बई, नहीं मतलब बहुत जगहों से धक्के खा के मैंने कई जगहों पे काम किया। इवन मैंने ये जो बल्ब बनाते हैं इसमें भी मैंने काम किया। अच्छा। ये भी मैंने बनाए हैं। मैंने वो कहते हैं कि तेज़ाब की फैक्ट्री तक में मुझे काम करना पड़ा। उसके बाद जब मुंबई गया तो कोयले तक में मुझे काम करना पड़ा ना, छोटी छोटी बहुत, लेकिन एक मन में लेके था कि नहीं कुछ करना है करके। तो ऐसे गीतकार बनने वहाँ गया था। जब वहाँ आके जब देखा कि हमें तो सही से हिंदी ही नहीं बोलनी आती है, तो वहाँ तो उर्दू भी चाहिए, फिर ज़बान साफ चाहिए आपकी। तो समझ तो गड़बड़ हो गई है ना, अब क्या करें वापसी। हाँ, वापसी जाएंगे तो अब पता नहीं अब क्या समझेंगे लोग। एक वो होता है ना, एक डर रहता है, समाज का डर। समाज का डर। और ये इसे डर नहीं, मैं कहूँ कि इस डर का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो फिर अपने आप पे मेहनत की, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी की थी। और जब लगा कि वापसी के रास्ते तय हैं, तो बीच में मैंने लगभग 6-7 साल मैंने फिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया। तो किसी भी तरीके से काम को ये किया जाए, पहले सबसे पहले आप वापसी के रास्ते बंद किया जाए ना। तो वो कहते हैं कि मैंने एक जोर का दरवाजे बंद कर जोर से, उसमें एक ताला लगा के चाबी फेंक दी थी। तो वो ज़रूरी, क्योंकि आप जब तक आप वापसी के दरवाजे बंद नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो किया। तो फिर उसके बाद से 12-13 के बाद फिर मैं नया लिखना पढ़ना शुरू किया। तो बस उसके बाद चीज़ें एक जर्नी शुरू हुई। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ कि जब आप वो बंदा जो चंपावत का लड़का था, कैसे उसके जहन में ये आया कि नहीं मुझे गीतकार बनना और मैं बॉलीवुड में गीत लिखूँगा? ये था कि वो शौक़ तो लिखना तो मैं बचपन से था। हाँ, मैं पहाड़ी में लिखता था। तो वो सपने देखते मैं आया दिमाग में ख्याल के, और सपने पर ये बस करो हिम्मत, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब आप मुंबई पहुंचे, क्योंकि आप मुंबई इसलिए नहीं पहुंचे थे कि आप बल्ब की फैक्ट्री में काम करोगे, आप पहुंचे थे कि आपको गीतकार बनना है। तो पहली बार क्या आपने जो पहला ट्राई किया, किसके ऑफिस गए, क्या रिस्पॉन्स मिला, और किस तरह के आपके भ्रम टूटने शुरू हो गए कि नहीं जी मैं तो भाई गलत चीज़ें कर रहा हूँ अभी? हाँ, तो इसमें मैं कहूँ स्वर्णलता में गया। मैं लता जी के स्टूडियो में गया था मैं, और उसी स्टूडियो से लगभग मैं कहूँ कि 16 साल के बाद मैंने उन्हीं के स्टूडियो में गाने डब किए थे। तो मेरे आंसू भी थे। तो वहाँ पे मेरा भ्रम टूट गया था कि नहीं ये तो बड़ी अलग चीज़ें हैं, तो इसमें हमने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा था। फिर कई जगहों पर धक्के खाए। तो वो सही बात है, जब आता ही नहीं था तो कहाँ से लोग काम देंगे। सही बात। आना चाहिए ना काम। ये तो लोगों में ये रहता है कि नहीं हम जाएंगे हमें काम मिल जाएगा। वहाँ पे जो कई लोग ऐसे पड़े हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जिन्हें बहुत कुछ आता है ना। तो वो था। फिर अपने आप में मेहनत की, थोड़ा उर्दू का भी ये लिया। तो फिर ऐसे मामला चलता गया आगे। आपने बॉलीवुड में भी थोड़े बहुत गाने, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देव नेगी ने आपका एक लिखा हुआ गाना गाया है, और बॉलीवुड में आप थोड़े एक्टिव हैं। थोड़ी सी बॉलीवुड जर्नी के बारे में आपने बताइए, क्योंकि पहाड़ में आप थोड़े बाद में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बॉलीवुड पे बात करते हैं। वीके सामंत बॉलीवुड में चले गए थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो किस तरीके से बॉलीवुड में पहला ब्रेक आपको मिला, कोई गाना जो आपने पहला लिखा हो? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं पहाड़ में नहीं होता तो इस समय मैं वहाँ पर अच्छे से लिख रहा होता। इतना तो मुझे भरोसा है अपने आप पे, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं ठीक ठाक लिख रहा होता फिल्मों के लिए, तो गीत तो वहाँ पे लिख ही रहा होता। मैं यहाँ पे लौट गया, उसके बाद से कई चीज़ें ऐसी हुई एक जगह पे, तो उस टाइम पे ऑफ़र भी आए थे तो मैं यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ एक साथ नहीं कर सकते आप। तो एक तरफ यहाँ करो, एक तरफ वहाँ करो, और प्ले यहाँ पे ख़त्म किया जाए तो उसका आगे करेंगे। तो हिंदी से शुरुआत हुई। पहला तो टाइम्स के लिए लिखा था, टाइम्स म्यूज़िक के लिए। तो वो देव नेगी जी ने गाया था। उसका 2-3 गाने और लॉग हुए हैं। एक फिल्में हैं, और उसका अभी थल की बाज़ार और यूमेरो पहाड़ अभी हिंदी फिल्म में आ रहे हैं एज इट। जैसे क्या बात है। ओके। दोनों गाने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है फिल्मों के लिए भी हम बहुत जल्द लिखेंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, फिल्मों के लिए भी आएंगे। ड्रीम है कि एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड एज ए गीतकार का मेरा सपना है, और सपने तो मेरे अब तक पूरे हुए हैं, भगवान ने सब देखा है। तो आगे भी सपने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। हाँ, मेहनत करूंगा तो होगा, मेहनत नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैंने मेहनत नहीं की है, इतना ही समझना है बस मुझे। बाकी कुछ किस्मत वाला नहीं हुआ, लक वाला कोई मामला और खुद को खुद जज करना है, दूसरों के मुकाबले आपको खुद देखना होता है। और
नहीं मिले तो अगर मैं कुछ सपने देख रहा हूँ मैं अचीव नहीं, अगर मुझे वो सपने मेरे पूरे नहीं हो रहे तो मुझ में खामियां मुझ में है, मेरे लक में खामियां नहीं है। तो ये मुझे समझना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और ये लगभग हर फील्ड के लिए लागू होता है कि आप मेहनत जिस तरह से करेंगे उस तरीके का फल भी आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो हर जगह का वही फ़लसफ़ा है कि लोग कहते हैं कि नहीं लक ने हमारा साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। हम तो साहब उन जगह से निकल के आके हम आए, हमें पता है कि हमने कितना किस तरीके से आए। अगर हम मैं सोचता कभी मैं वो अगर वो चीज़ नहीं कर रहा होता आज यहाँ नहीं होता, वो चीज़ मैं अगर नहीं की होती तो यहाँ नहीं। जब अगर मैं करूँगा तो लक को मैं बास में ब्लेम करूँ क्या मतलब बनता है? मैं अपने कहीं ना कहीं मैं अपनी नाकामियाँ को छुपा रहा हूँ। जो वो होता क्या है कि इंसान अपनी अच्छाई का हार तो अपने गले में पहन लेता है और अपनी बुराई का फंदा दूसरे के गले में कस देता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हम अपने अच्छे के हकदार हैं उतना ही हम अपने बुरे के भी कसूरवार हैं, ये मेरा मानना है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये चीज़ें हैं आप। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा उठता है कि जब हम पहाड़ के जो लोग होते हैं बड़े, उन्होंने दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी होती जब वो बचपन होता है, और अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहे हैं, गरीब परिवार से आ रहे हैं, तो और आप सीमित हो जाते हो। आपने एक सपना देख लिया था कि मुझे गीतकार बनना है, माँ बाप का क्या रिएक्शन था कि भैया कहाँ जाएगा, गीतकार बनना छोटी चीज़ थोड़ी है? तो किस तरीके से उन्होंने आपको मतलब डरे वो, या फिर उनको लगा कि नहीं यार ये कर लेगा? नहीं, अल्टीमेटली ये हुआ कि आपने कहा माँ बाप का, तो मैं आपको ये करूँगी। पिताजी का तो मेरे 92 में मैं 10 साल के आसपास का रहा होगा, तो उनका बस हो गया था देहांत। तो उन्हें तो एक तो समझ आया ही नहीं कि मतलब क्या है वो नहीं। हाँ माँ रही, फिर माँ को भी था कि नहीं करेगा। हाँ फिर एक दो लोग मजाक भी उड़ाते थे ना, और ये लोग, और वो मजाक आप वो मेरी स्ट्रेंथ थी, उसको मैंने स्ट्रेंथ बनाया अपनों नहीं, मैं करके दिखाऊंगा करके। हाँ तो उन्हीं के बीच में अब जब मैं जाता हूँ तो वो उस तरीके से वो सोचते हैं कि नहीं आप पे हमें गर्व है। तो जो लोग मजाक भी उड़ाते थे उस टाइम उनकी मजाक का बहुत बड़ा रोल है मेरे यहाँ पे होना। एक तरह से मोटिवेशन। हाँ मैं मोटिवेट हुआ, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। तो मैं उससे ये नहीं होता हूँ कि आलोचनाओं से घबराता नहीं। आलोचना अगर उसी की होती है, मेरा ये कहना है कि जिसमें कुछ होता है करने लायक ना, तो वो आपके लिए आगे बढ़े। फिर माँ का भी ध्यान तो मेरा लगभग 7 साल अभी हो गया था जब मेरा फेम ना मेरे माँ बाप ने देखा नहीं। मुझे इसका बड़ा अफसोस रहेगा। लगभग मैं थल की बाज़ार शूट कर रहा था, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने थल शूट नहीं किया, हम थल भी शूट करने वाले थे। तो शूट होने वाला है, हम 2 दिन से अगर हम 2 दिन पहले ही, जिस दिन शूट था हमारा उससे 2 दिन पहले मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी। तो मैं अंदर जो हमारे यहाँ जो क्रिया करते हैं अंदर फिर मेरे लिए हिलना डुलना कुछ संभव ही नहीं हुआ, तो हम थल भी नहीं जा पाए इस कारण। तो बस एक शिकायत लोगों को है रहती है कि मैं कभी मौका मिला तो मैं अब मैंने कहीं नहीं बताया ये चीज़ें, ये बातें मैं आपकी ही चैनल पे मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसका खुलासा कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा, वो इतना ही था। फिर हाँ माँ को तो डर था ही था, क्योंकि क्या करेगा, कहाँ रहेगा, नए शहर में जा रहा है। हाँ 15-16 साल फिर बाहर आपने बिताने हैं, उसके बाद वापसी ना, तो बड़ा मुश्किल सा होता है चीज़ें। तो वो तो दर्द है बिल्कुल हुआ होगा माँ को। और हमने भी दरअसल जब मैं गया तो बड़ा खुशी थी। तो हमने ले कभी शहरी ट्रेन ही हमारे लिए हवाई जहाज़ हुआ करता था, तो मैंने फिर माँ को मला हवाई जहाज़ में वहाँ सब मैंने देखो हाथ पड़े यार। एक बेटा अपनी माँ के लिए वही सब चीज़ें कर सकता है जो उसको खुशी दे, छोटी छोटी बातें ही सही होती तो हैं। तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। मुझे लगा ये तो अगर हमें सुख, अगर थोड़ा बाद में हमें सुख चाहिए तो शुरुआत में हमें तकलीफ़ें तो उठानी ही पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें किसी को शारीरिक तकलीफ़ें हैं, किसी को मानसिक तकलीफ़ें, किसी को भावनात्मक तकलीफ़ें हैं मन की, तो वो तो उठानी पड़ेंगी। और आपने बखूबी उन चीज़ों को सहेज करके आपने एक मुकाम हासिल किया है। बीके सामंत गीतकार थे, पहाड़ के गायक कैसे बन गए, और पहला गाना कैसे आना हुआ, कैसे आपने तय किया कि नहीं अब मैं पहाड़ों में ही काम करूँगा? हाँ ऐसा मैं कह दूँ ना कि मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जब मेरी बेटी थी तो शायद सेकंड में रही होगी, वो एंकरिंग कर रही थी, तो कोई वहाँ का फोक नहीं बजा था हमारे साइड का। हर तरह का लगभग सब जगह का तो नहीं, बट मोस्टली सब जगह का बजा था उसमें फोक। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ का, यकीन माने तब तक मुझे सही से पहाड़ी भी नहीं आती थी। मैं पूरे उसके हाथ में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है ना, और घर में मराठी चलती है। जो अब आपको पता है, अगर आप वो तो मदर टंग है, बच्चे माँ के साथ में रहते हैं,
ऑफिशियली मराठी बोलेंगे ना, और मैं उसको मैं झुठला दूँ कि नहीं तुम हिंदी बोलो, डंडा मार के मेरी भाषा भी बोलो, तो वो तो कहीं न कहीं मैं बच्चों में जाती कर रहा हूँ ना, मेरा ये मानना है। तो उसके बाद से तो एंकरिंग हो रही थी, तो देखा मैंने कि नहीं बजा, तो मैं घर आया, फिर मैंने कारण ढूंढे ना क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कहा नहीं इसमें कुछ करते हैं काम, इस तरीके से किया। तो पहला गीत था मेरा यू मेरे पाड़, मैंने एक ही गीत लिखा था, ओके। बाकी मेरा करने का भी कोई नहीं था, मेरा एक ही गीत करे जाएंगे, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ लिख भी रहा था, मैं कर भी रहा था, तो कुछ ही काम उस वजह से मेरे छूट भी गए बीच में। अब मैं जैसे मैंने कहा कि बीच में कि मैं वहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अब फिल्मों के लिए लिख रहा होता पक्का इस समय गाने, हाँ वो छूटा मेरा। तो आया कि एक ही गाना लिखा, उसको लिखते लिखते फिर मैंने 3-4 गाने और लिख दिए, फिर मैं आया तो वो बात नहीं बनी रिलीज़ होने के बाद जिस तरीके का था, तो फिर मैंने कहा नहीं अब छोड़ना नहीं है, निकल जाना है। तो फिर थल के बाजार, फिर उसके बाद से सात जन्म सात वचन, यो मेरो पहाड़, तो है जाओ पहाड़, फिर पंजेसर बांझ, इस तरीके से फिर आता रहा सिलसिला। चीज़ें आती रही और बहुत सुंदर गाने आपने लिखे हुए हैं। एक आपने कुमाऊँ पे गाना लिखा हुआ है, मुझे मैंने उस गाने को कई बार सुना होगा, बट उसकी जो ये आपने लिखा है तू ऐजा एक पहाड़ा, तो आपका है एक व्यथा पहाड़ की गाना लिखा। पहले कुमाऊँ वाला तो हम उस पर आएंगे, जो आपने पूरी उसके कुमाऊँ दर्शन पे बात की है, जो आपका रिसेंट गाना मुझे लगता है वही है। एक आपने व्यथा पहाड़ की एक गाना लिखा है जिसमें आप पहाड़ की तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं, तो अगर वो गाना, अगर आपको 2 लाइनें उसकी याद हो तो प्लीज़ 2 लाइनें हमारे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गंग बनी गए गाड़े और गाड़ी बनी गा दारा, दारा सब नौला बनी गया, नौला नहीं गया तली पार, नौला नहीं गया काली पार, हो तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही आलो उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी है, वे धराशायी हो जाली कुड़ी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मतलब आपने पहाड़ के मर्म की बात की और बदलते पहाड़ में जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसकी बात की। सामंत जी, क्योंकि आप ना बहुत मुखर रहते हैं अपनी बातों में, एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि, और ये सिर्फ सामंत जी को लेकर के नहीं है, ये उन सब पहाड़ियों के लिए है जो मुंबई में बैठ कर के, दिल्ली में बैठ कर के पहाड़ियों के लिए कहते हैं कि ज्ञान देते हैं। सो कॉल्ड जो पहाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि ज्ञान देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सामंत जी मुंबई में रहते हैं, पहाड़ के लिए वो गाने लिखते हैं, और लोग कहते हैं कि जब आप खुद आ नहीं सकते तो हमारे लिए हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो। इस पर सामंत कितना एग्री करते हैं? और जब आप लिखते हैं तू ऐ जाओ पहाड़ा, आप कितना पहाड़ से जुड़े हुए हैं, पहाड़ से आपका कनेक्शन कितना है? देखिए, तो ऐ जाओ पहाड़ जो गीत, मैंने उसमें कभी किसी से नहीं कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेट के पहाड़ चले जाइए। उस गाने का भाव ही ये है कि अगर आप सक्षम हो गए हैं तो आइए लौटिए पहाड़ों की तरफ। आपके पीछे आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो सक्षम नहीं हो गए तो उनके लिए कुछ कीजिए, और वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं तो आपके पड़ोस के लिए कीजिए। अगर पड़ोस के लिए अगर सक्षम हो गए तो गांव के लिए करिए, लेकिन गांव आपको सक्षम हो गया तो शहर के लिए करिए। जो आपकी कार्य क्षमता है, जो आप में क्षमता है, उस हिसाब से कीजिए। मेरा ये बिल्कुल, मैं खुद नहीं आऊँगा, जो ज़िंदगी मैं वहाँ गया, मैं मेरे बच्चों को, और मैं पहाड़ों में वहाँ ये कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अच्छा बाप नहीं हूँ ना। ये तो मैं एकदम ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मेरी किसी से अपील ये नहीं है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के पहाड़ आ जाए। उस गीत को बनाने का मूल ध्येय यही है कि आइए लौटिए पहाड़ों की तरफ। अगर सक्षम हो गए हैं तो ना, तो आप सक्षम होने के लिए तो वहाँ गए थे ना, आप फिर असक्षम होने के लिए यहाँ क्यों आएंगे आप? हाँ, ये हमने समझना है। तो जो उन लोगों को शायद उनके पास पता नहीं कौन सी बुद्धि है, ये तो भगवान, उन्हें पता भी है चीज़ें, उस गाने का जो भाव है वो ये भाव है करके ना, और नहीं पता है तो उनके मैं क्लियर भी कर दूँ, ये उसका ये भाव है। तो ऐसा कभी नहीं है कि मैं खुद नहीं चाहूँगा तो जो चीज़ मैं दूसरे को क्यों कहूँगा करने के लिए, करूँगा करने। सामंत जी, एक सवाल जो यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है, मतलब आप समृद्ध होने गए शहरों में, आप समृद्ध हो रहे हो और वहीं बस गए हैं, पहाड़ कैसे बचेंगे? क्योंकि जो पलायन की हम रोना रोते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, क्या कमियाँ आप देखते हैं कि हमें पहाड़ छोड़ना पड़ रहा है, और क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि मैं पहाड़ वापस लौटूँ? मुझे लगता है कि ये हमें ना, मुझे हालांकि थोड़ा सा
कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कहूँ मैं पूरा देश घूम के आया हूँ। लोग हमें हिमाचल का हम बड़ा हमेशा हम हिमाचल की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। हमें क्यों देखना है हिमाचल की तरफ? मैं भरमौर से लेकर पूरा घुमा हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ, कभी मेरे मित्र लोग हैं तो जब शांति के लिए मैं आता हूँ तो चंबा के आगे भरमौर वहाँ रुक जाता हूँ मैं, या लाहौल स्पीति साइड में। तो देखिए वहाँ से आप अपने आप को क्यों कंपेयर करेंगे? वहाँ के जो उनकी जो जब हिमाचल बना तो उनकी जो लीडरशिप थी वो उन्होंने कभी सेंट्रल की राजनीति नहीं की। यस यस, क्षेत्र उन्होंने अपने क्षेत्र की राजनीति की, उन्होंने देश की राजनीति नहीं की। हाँ, तो हमारे लोगों ने भी छोड़ना चाहिए था उस टाइम पे, उन्हें वापस लौटना चाहिए था जिस टाइम पे चीज़ें हुई थी। तो उस टाइम पे हमारे लोग तो नहीं थे ना, और जो लोग थे क्षेत्र में शायद पता नहीं अब ये उनका दुर्भाग्य है या उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है या कुछ तो है ना, वो लोग नहीं आ पाए। हाँ, वो बिखर गए। तो मुझे लगता है हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वो जो सुधार है हमें वो करने पड़ेंगे। और जो गांव में टिकना है, मैं कहूँ कि आज गांव में, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी लोग कुछ गांव में टिक रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो धारणा बन गई है कि गांव में टिकना सबसे बड़ी फजीहत है, इसे हमें बदलना होगा। कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो ना, ग्राम सभाओं के चुनाव हो, जो भी चुनाव हमारे होते हैं नीचे लेवल के से लेकर ऊपर तक के, उनमें सुधार की ज़रूरत है कि वो लोग आएँ, उनको अपने आप को थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि भाई आप गांव में भी आप लोग रहिए। हाँ, आप लोग जाइए। सिर्फ कितने लोग बाहर गांव में रह रहे हैं बताइए मुझे, जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि तो आपके बाहर ही है सारे। हाँ, सारे बाहर ही। आप जाइए हिमाचल की तरफ, वो लोग या तो अपने गांव में हैं या तो फिर पहाड़, शिमला राजधानी पहाड़ों में ही है। कितने सारे कार्यक्रम आपने देखे हैं हिमाचल के बाहर होते हैं। आप देखें, आप भी शायद मीडिया से, आपको तो इतना हाल हो गया मीडिया में रह के, आपने लगभग हर जगह पे आप गए हुए हैं। मैंने तो नहीं देखे कभी हिमाचली कार्यक्रम। यस। तो हमारे तो आप देखिए हर जगह पे गली गली नुक्कड़, हर नुक्कड़ पे हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग कितने लोग बाहर चले गए हैं। तो मुझे लगता है इसमें हमने सुधार करना पड़ेगा खाली, और लौटना तो पड़ेगा। शुरुआत तो वहाँ से होनी पड़ेगी। हम कहें कि वो जो गांव में टिका हुआ है, नहीं तुम गांव में ही टिके रहो ना। हालांकि उनको टिकाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज उन्हीं लोगों ने गांव बचा के रखा हुआ है, तो महिलाओं ने खासकर ना। आपने कहा कि इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, जो बेथा पहाड़ की जो गीत है मैंने उन्हीं के ऊपर बनाया हुआ है। क्योंकि जब उत्तराखंड में था तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं देख रहा था कि उसका जो मलबा है पूरा नदियों में जा रहा है। बड़ी बड़ी नदियों, जो छोटी नदी का आकार ले रही हैं, छोटी नदी बहुत धारे का आकार ले रही है, जो धाराएं नौले हैं वो सब विलुप्त हो रहे हैं। और जो मवेशी जो गांव में हैं, जो महिलाएं जंगल घास काटने जाती हैं, उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। हाँ, तो भी गांव में कोई वो तो कुठारा खाते हैं ना। आप अगर गांव में फिर रहेगा कोई क्यों कर, कैसे रहेगा? अब फिर आप कहेंगे कि नहीं आप गांव में टिके रहिए, हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे रास्ते बंद हो रहे हैं। जो मवेशी जंगल जा रहे हैं उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। आप कहीं वो पता नहीं, एक जगह हम कुछ वीडियोस आए थे वो घास काटने को लेकर के, अपने वो अरे क्या 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 ये चीज़ें हैं, महिला को जो रोक रहे थे उसमें। हाँ, और हमारी दादियों ने तो 100 साल तक जी हैं वो लकड़ियों में खाना बना के 100 साल जी हैं। तो उसमें अब हमें कहीं कहीं वो खोलना भी होगा, हमें उस तरह भी विचार करना होगा। हमें जो ये जो थोड़ी इस तरह जो हमने प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसमें भी हमें उसकी भी समीक्षा करने की ज़रूरत है, मेरा मानना है। उसके लिए काम होना चाहिए। हाँ, तो आपने सही कहा कि पहाड़ों की तरफ लौटने के लिए पहल करनी होगी, और ये पहल आपने अपने गीत के ज़रिए बहुत सुंदर शब्दों से की थी। तो तू आ जाओ पहाड़ा की 2 लाइनें। ओ आँखों को काजल, मुँह को बादल, बोलूँ मैं पे तू है जा, धूपे को आंचल, सुनियो गंगा गाड़, सुनियो गंगा गाड़, कर मेटड़ा डाड़, तू आ जाओ पहाड़, बंदियो घरे द्वार लगी रहना उजाड़, तुम आ जाओ
पहाड़ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हो रही है। और आजकल उत्तराखंड में एक मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, मूल निवास और भू कानून का। पूरे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, लोक गायक हमारे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। मैं बीके सामंत से जानना चाहता हूँ कि उनका इस पर क्या टेक है और वो इस पूरी मुहिम पर क्या सोचते हैं। बिल्कुल, मैं पहले तो मैं विस्तार में आऊँ, मैं इसके जड़ में आऊँगा कि मूल का ये भू कानून जो है, तो ये मूल निवास को लेकर के क्या है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्या मांग हो कैसे रही है ना, एक दूसरी बात ये है कि क्या ये भू कानून को इम्प्लीमेंट होने के भू कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कोई भी जो युवा है राज्य के बाहर नहीं जाएगा, राज्य के बाहर ज़मीनें नहीं लेगा ना, वो नौकरियों के लिए नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमारे कितने लोग बाहर रह रहे हैं। अगर वहाँ भी इस तरह की चीज़ें आने लगी तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। आप उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, हमने ये भी समझना होगा। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से हो जाए, तो मैं तो देखिए वहाँ रह रहा हूँ ना, मैं मेहदी साहब को से ये सब हम बात कहूँगा। हाँ, अगर यहाँ के पक्ष में है, अपने पक्ष में है तो आना चाहिए। अगर किसी के विरोध में है तो वो विरोध के लिए देखिए, मेरी भी शादी, मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मेरी पत्नी खुद वहाँ की है। वहाँ अगर ऐसी चीज़ें आ गई तो मुझे तो भागना पड़ेगा वहाँ से ना। तो ये मैं उसके विरोध का, मैं पक्षकार हूँ। अगर उसमें कोई विरोध वाला है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि आप ना कि मैं ये बांध के रख दूँ कि ये मेरा घेरा है, इसके अंदर मैं रहूँ, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, तो फिर उसके अंदर मैं रहूँगा। फिर वहाँ भी आप उस घेरे के बाहर आप भी नहीं आएंगे इस तरफ ना, आपको भी नहीं आने दिया जाएगा। तो वो कहीं कहीं क्या है, आज के हमारे कितने लोग बाहर रह रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, या देश में हो, या फिर देश के बाहर भी क्यों ना हो ना, बहुत से लोग हमारे रह रहे हैं। तो हमें थोड़ा इस पर जो आंदोलनकारी है उनका कहना यह है कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि जो बाहर के लोग हैं उनको हम बाहर फेंक दें, हम ये कह रहे हैं कि जो प्राथमिकताएं हैं सरकारी नौकरियों में, दूसरी चीज़ों में जो सरकार की तरफ से प्राथमिकताएं हैं, वो पहले उत्तराखंडियों को मिले। ये उनका तर्क है, इसलिए हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो यूपी वाला बंदा यहाँ आया है उसको मैं भगा दूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूपी वाले बंदे को नौकरी देने से पहले आप मुझसे पूछें कि मुझे वो नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बेसिकली उनका तर्क है। ये तो मुझे समझ नहीं आता। फिर देखिए, आपको सरकार आपसे पूछेगी, आपको ये कोई ऐसी बांट तो नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको नौकरी, आपको मैं कहूँ कि आप सरकार मुझसे कहे, मैं आपसे कहूँ कि आपको नौकरी चाहिए, आप ना करते हैं तो फिर मैं दूसरे को दूँ। ये क्या लॉजिक है इसका? ये तो नौकरियाँ मुझे लगता है उसमें कैलिबर में मिलनी चाहिए, कैलिबर पे मिलनी चाहिए, मेरिट पे बेसिकली मिलनी चाहिए, जो कैलिबर मेरिट पे है उसमें मिलनी चाहिए। और हमारे लोग, कई लोग हैं, कई लोग बाहर भी तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट में कितने लोग हमारे पहाड़ के हैं। तो हमें क्यों भूल जाते हैं कि आज से 23-24 साल पहले हम यूपी का ही पार्ट थे। तो जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीन ली होंगी, जो लोग यहाँ बसे हैं, तो उनको लेकर के क्या मत है हमारा। तो दोनों तरफ से सोचने की ज़रूरत है बेसिकली। बैलेंस बना के हम एक ही उस पर चलेंगे तो कहीं कि मुझे लगता है ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसका और थोड़ा समझने की ज़रूरत है मुझे लगता है। कहीं ना कहीं मुद्दों को डीप समझ करके उसकी तह में जाके, उसकी एकदम सतह में जाके, उसके ना जाके वहाँ से चीज़ों को समझ, कुछ लोग बैठे उसमें, और उसको अगर उसमें कुछ ज़रूरत है संशोधन की तो उसमें करेक्शन करके फिर आगे बढ़ा जाए। उसमें कोई मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर पक्ष में, आपके पक्ष में हूँ बिल्कुल हूँ, ना विरोध में, तो आपके विरोध में मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद बाहर रह रहा हूँ। खुद मैंने वहाँ मेरा घर है वहाँ मुंबई में, खुद मैंने ज़मीन बाहर ली हुई है। तो अगर ये चीज़ें वहाँ हो जाएंगी तो फिर मुझे लगता है, फिर अगर मैं इनका विरोध का समर्थन करता हूँ तो मुझे लगता है फिर मुझे वहाँ की ज़मीनें छोड़नी चाहिए, वहाँ का घर छोड़ देना चाहिए, मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। तो सही बात है, ये मेरा मानना है कि ये दोनों तरफ से देखने की ज़रूरत है। कम से कम आपको अगर जो नियम कानून बने वो ऐसे बने कि दूसरों को भी दिक्कत ना हो। ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। सामंत जी, क्योंकि अब जो है गानों की हम बात कर रहे हैं, और आपने कुमाऊँ दर्शन जो है एक बहुत अच्छा गाना आपने बनाया है। खैर उसका नाम कुमाऊँ दर्शन भले ही है, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के एक परिदृश्य को दर्शाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइनें हम उसकी गाएँ और उसके बाद हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएँ। जी। ये कल कल बहता पानी, नहीं कोई इसका सानी, ये झर झर झरने सुर में गाए अमृतवाणी। ये कल कल बहता पानी, नहीं कोई इसका सानी, ये झर झर झरने सुर में गाए अमृतवाणी। आदि कैलाश बाबा भोले के पास बैठो आओ,
आओ लगा कर ओम पर्वत में ध्यास बैठो आओ लगा कर ओम पर्वत में ध्यास। बहुत खूब। ये गानों की बात चल रही है, नया गाना कब आ रहा है और क्या होगा नए गाने में? जी बहुत जल्द आ रहा है। मैं नए गाने की शूट के लिए ही मैं अभी यहाँ पे आया हूँ देहरादून में भी, तो मेरे ख्याल से कल परसों से हमारा शूट है। तो वो गाना आजकल जो चल रहा है कि अब मैं वो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी डिमांड रहती है कि थलकी बाजार कब आ रहा है उसका जैसा वैसा, देखिए वो नहीं आ पाएगा। आप ये मान लीजिए कि वो एक ही था, एक ही है वो, आप उसे मास्टरपीस मान लीजिए ना। वो वापस मैं चाहूँगा अभी तो मैं नहीं लेके आ पाऊँगा वैसा भी, और अन्य गीतों को आप सुनिएगा। और ये थोड़ा सोशल इशू पे भी ये गाना है और थोड़ा सा फन भी है इसमें, थोड़ा कॉमिक भी है, तो डांस भी है। तो इस दफ़े मैं उसको लेके आ रहा हूँ, तो बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। इसका इंतज़ार रहेगा हमें। थलकी बजारा की हम बात कर रहे थे और थलकी बजारा तो अब नेपाल भी पहुंच चुका है। खैर गाया आपने ही उसको और बहुत सुंदर तरीके से आपने नेपाली में उसको गाया है। मैं ये भी चाहूँगा कि 2 लाइनें उसकी गाएं आप, लेकिन नेपाल तक इसकी पहुँचने की जो जर्नी रही, कैसे वो नेपाल तक पहुँचा, क्या पूरा जर्नी रहा? ये मैं कहूँ कि नेपाल से ये पूरा हिमालयन बेल्ट में थलकी बाज़ार है। अभी मैं मणिपुर में गया था, तो इम्फाल में था, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मणिपुर पुलिस का कुछ फंक्शन था वहाँ पे, तो उसमें भी वहाँ पे जो सारे जो वहाँ के जो जवान थे उसमें डांस कर रहे थे, मणिपुर में भी। हाँ, ये मेरे पास वीडियो भी आया, तो मैं बड़ी, हालांकि मुझे पहले भी और सारे वीडियोज़ आ गए, लेकिन मैंने जब उसको लाइव देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, जबकि उन्होंने बताया नहीं कि मैं हूँ वहाँ पे करके। मैं देख रहा हूँ, बाद में उनको मालूम पड़ा कि मैं आया हूँ। तो मेरे ख्याल लद्दाख में भी आया है इसका, लद्दाख से भी उन्होंने कुछ फ्यूजन किया था। तो इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था लगभग 2020 की 19 के मिड में, तो हम लेना चाहते हैं करके। मतलब भाई आप क्यों लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि चलने दीजिए ना, बाद में देखेंगे ना। तो फिर कंटिन्यू वो लोग कॉन्टैक्ट करते रहे, तो लगभग 3 साल के बाद मैंने उनको कहा ठीक है, अब अगर आपका मन है तो हम करेंगे, क्योंकि अभी तो जो मैंने पौधा बोया है उसे आप काटना चाह रहे हैं, क्यों, उसे बड़ा होने दीजिए, बस फिर करेंगे उसे, आपके लिए अलग से करेंगे। तो फिर उन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो नेपाल में हमने जिंदा काठमांडू उन्होंने बुलाया मुझे, तो स्टूडियो में हम लोग वहाँ पर 4-5 दिन रहे। तो वहाँ ही कुछ जो वहीं के जो राइटर हैं हरक सौद करके, तो बड़े राइटर हैं वहाँ के। अच्छा। तो उन्होंने इसको लिखा है, तो उसके जगह नेपाल में कैसा रिस्पॉन्स है? ठीक है। देखिए ये थलकी बाज़ार तो मैं कहूँ ना कि ये इतना हिट हो गया है ना। हाँ। वहाँ पे तो अब बोल भी समझ में आते हैं लगभग वो उस बेल्ट के, पूरा एकदम कुमाऊं का और नेपाल तो का बेल्ट जुड़ा हुआ है, तो साझी संस्कृति है, वो विरासत है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। हाँ, तो लगभग वही है। तो वो उसका उतना रिस्पांस नहीं है अभी भी, क्योंकि अब ये इसका है, मतलब मुझे लगता है कि वो उसका वही कारण हमने थलकी बजारा वो बहुत पहले पहुंच चुका था, बहुत पहले पहुंच चुका, अभी भी वो चीजें करते हैं, चल रहे हैं, वो भी चलता है, बट उस तरीके से उसका रिस्पांस वहाँ पे नहीं आ पाया जैसे थलकी बाजार का। थलकी बाजार भी वहाँ पे ऑलरेडी वो हिट है। कोई चीज एक वो कहते हैं ना कि मतलब एक चीज हमने फिर बाद में समझी कि अगर कोई चीज ऑलरेडी जब है तो हम दूसरी चीज क्यों उसी पैकेट में देखें ना, तो वो वाला मसला हो गया था जी। तो ये नेपाली में थलकी बजारा क्योंकि आपने ही गाया है, तो 2 लाइनें हम इसको सुने बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। मगाजल औठै मरातो लाली, तुमलाई देखी सिटी ताली, बजाउँछ पुरै असन बजार, बजाउँछ पुरै असन बजार, बसकी कपाल लगाई डोरी काली, तुमलाई देखी सिटी ताली, बजाउँछ पुरै असन बजार, बजाउँछ पुरै असन बजार। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सावन जी, बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ में भी आप लगातार गाने बना रहे हैं। बॉलीवुड में कब हम सावन जी को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं? देखिए लगा हुआ हूँ। अब वो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं आपको कहूँ कि देखिए आप देखें बॉलीवुड में 8-10 सिंगर हैं, आप गिन सकते हैं, 4-5 गीतकार होंगे। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर, 8-10 म्यूजिक डायरेक्टर होंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बांग्लादेशी भी आते हैं, श्रीलंकन भी आते हैं, NRI भी, अब तो अंग्रेज़ भी आने लग गए। यस। हालांकि पाकिस्तान के हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहे, तो वो लोग भी यहीं आते थे। तो वो जब होना होगा तो हो जाएगा, धमाके के साथ हो जाएगा। मतलब मेहनत कर, वही मैंने कहा ना कि लगा रहूँगा तो होगा। चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पे। चीज़ें क्या, एक वो कहते हैं ना कि एक बार मैं मिला था इंडियन ओशन के 2015 में, उनका एक शो था, तो मैं मिलने के राहुल राम जी थे। तो उस टाइम पे मुझे हिमांशु जोशी जी पहाड़ के हैं मुझे मालूम नहीं था,
हिमांशु जोशी ये जो बैंड वाले हैं, इंडियन ओशन वाले, इंडियन ओशन 2022 में मालूम पड़ा जी जी लेकर आ गए, तब तो उनसे भी इवेंट, तो वो अमित किलम भाई वहाँ पे ड्रमस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, समझ देखिए क्या है ना, एक पुरानी स्वेटर है उसकी हमें टोह चाहिए होती है, हम भी उसी जुगत में लगे हुए हैं, वो टोह अगर जिसे मिल जाए पूरी पूरी स्वेटर निकल जाती है, तो वही सेम उनकी वो बातें हैं, मुझे आज भी याद है, तो वही जिंदगी का वही है वहाँ पे, तो वही चीज़ इतने लोग ट्राई कर रहे हैं, तो सही बात है, ये तो है, पॉपुलेशन हर किसी को वहीं पे जाना है, बम्बई जाना है, सही बात है, ये तो है, मतलब क्योंकि स्ट्रगल सिटी तो वही है लोगों की जो वहाँ करना चाहते हैं, उस पीरियड से हम आगे उठ गए हैं, जो स्ट्रगल वाला पीरियड था, अभी जो है कि हमारी चीज़ें उन जगहों पर जाएं, अब इस दौरान आज के अगर परिप्रेक्ष्य में संगीत को देखूं तो बहुत बदल गया है, उस समय था कि संगीत उस टाइम पे होता था, आज भी देखेंगे आप तो इस तरह के गाने आज आ रहे हैं, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, तो वही कर रहे हैं, जब फिर अलग सा माहौल है आजकल, जब क्लिक होना होगा तो हो जाएगा, बस हो जाएगा। चलिए हमें भी उसका इंतजार रहेगा। थलकी बजारा जब आए तो बीके सामंत जो है एक बड़ा नाम बन गया, सबको मालूम पड़ेगा कि यार बीके सामंत भी कोई गायक है पहाड़ का, तो थलकी बजारा वायरल होने के बाद जो हिट हुआ, मतलब रातों रात हिट हुआ, क्या बीके सामंत के आसपास का माहौल कैसा हो गया था कि लोग बीके सामंत को ही खोज रहे थे, या फिर अभी भी लोग जो है पहचान नहीं पा रहे थे? नहीं, वो मुझे लोग नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं था। हाँ, क्योंकि और वीडियो में मुझे, अगर मैं कहूँ कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी माता जी का उस समय देहांत हुआ था, और मैं अगर वो तो था ही था, वो अगर फिर भी मैं वीडियो में था ही नहीं, मेरी जगह नहीं थी वीडियो। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप वीडियो में नहीं आ रहे, मेरी जगह कहाँ है उस वीडियो में? दो कपल हैं अच्छे से, मतलब दो इतनी रोमांटिक जोड़ी है वो, मैं ज़बरदस्ती को उसमें आके हाथ हिलाता, ये हिलाता, तो कोई मतलब बनता नहीं हो उसका। तो तुम आ जाओ पहाड़ में हूँ मैं, तुम आ जाओ पहाड़ में लगा, लोगों ने, तो टीम ने कहा कि नहीं आपका आना है, तो इसी वाला गाना आपका, जिसमें नहीं तो नहीं हो, लोगों ने पहचाना नहीं कि हाँ, जब लोगों को लगे हाँ ये भी के सामंत है, तो उनको बड़ा शौक होता था कि हाँ ये है करके, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं रहता हूँ ना चीज़ों को। देखिए ये चीज़ें आएंगी, फेम क्या है, मेरा ये मानना है, आता है जाता है, तो लगा रहेगा। मेन जो आप हैं, आप वही रहते हैं, तो उन चीज़ों से अक्सर लोग कभी बोलते हैं कि नहीं आपने ये करना चाहिए, मैं बोला क्यों झाड़ पे चढ़ा रहे हो हमें ये बात ये जरूरी होता है, वही अपनी ज़मीन पता होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, होता है ना, लोग कुछ करते हैं, अब हम समझ में तो आ ही जाता है कि नहीं चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं हमें हाँ ठीक है बोलते हैं, हाथ जोड़ना पड़ता है, ये चीज़ है। क्योंकि आप ना मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में उत्तराखंड के प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, दिल्ली में भी ऐसे ही है। किस तरह से आप देखते हैं जब आप उत्तराखंड आते हैं, तो उत्तराखंड को लेकर के यहाँ के लोगों का किस तरह का नज़रिया होता है, और जब आप मुंबई दिल्ली जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंडी हैं, तो उनका क्या नज़रिया होता है उत्तराखंड को लेकर के? सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित होता है, या फिर आपस में मिलना जुलना, वो प्यार नज़र आता है? मुझे लगता है दोनों, मैं पूरी तरीके से इसे ये भी नहीं कह सकता कि लोगों में आपस में प्यार है, या फिर पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकता कि लोग झगड़ते हैं। ठीक ठाक है, लोग मिले कहीं, ये सब भी चीज़ें हैं ना, वो तो हर उसमें रहता है। मैं कहूँ कि खाली पहाड़ियों में नहीं, उत्तराखंडियों में नहीं, वो तो हर कम्युनिटी में चीज़ें रहती हैं। हो सकता है हमें थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो किसी चीज़ को लेकर के, लोग लगे अभी कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि लोग अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ लगे रहते हैं ना, ये कोशिश करते हैं। अब उसमें किसी को कामयाबी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, जो जितना सक्षम है। तो हमें सबसे पहले हमें शिकायत वाली शक्ल में और सिखाने वाली शक्ल में, हमें दोनों शक्लें छोड़नी पड़ेंगी ना। एक तो होगी शिकायत, दूसरी होगी शिक्षा ना। इन दोनों चीज़ों से हम दूरी बना लें तो हमें, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई चीज़ें करा के। और अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये करिए वो करिए, मैं उन्हें कहता हूँ भाई आपकी इस आइडिया को हम क्यों माने? आप जाओ अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर दिए, अपने घर में कर दीजिए अपना। आइडिया तो सभी के पास, आइडियाज़ तो आप देखेंगे तो आप मुंबई में पता नहीं कितना वो बेचारे वो फोर्ट में जो मार्केटों में है, वो फुटपाथ में बिक रहे हैं, बड़े आपसे बड़े बड़े आइडियाज हैं वो तो, हाँ उन्हें लिखा हुआ है एकदम भर आके। हाँ आप जाइए नई सड़क की तरफ, कितने आइडियाज़ वहाँ बिक रहे हैं, वहाँ से लेके आइए। तो आइडियाज़ ऐसा मेरा ये मानना है, आपको आपके जो आइडियाज़ हैं आप उन्हें खुद इम्प्लीमेंट करें, दूसरों पे मत थोपिए आप। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ पे ये होना चाहिए, उत्तराखंड में ये होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आप क्या उत्तराखंड के वोटर भी हैं? आप जब वहाँ के वोटर ही नहीं है तो आप क्यों आइडिया देते हैं हम लोगों को? हाँ ये होना चाहिए वहाँ, आप अपना गाँव में करिए, अपने आपका जो गाँव है उसे आप ठीक ठाक रखिए, उतना ही बस, वही आइडिया आपके लिए बहुत हो जाएगा।
बहुत हो जाएगा। हाँ। सही बात है। अब आखिरी इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं हम लोग, और एक सवाल ये पूछना बनता है कि बीके सामंत ज़रूर मुंबई में रहते हैं, लेकिन पहाड़ में क्या अस्तित्व है, क्या कनेक्शन है, और किस तरीके से वो खुद को पहाड़ से जुड़े रखते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं देखिए, सबसे पहले ना आपको ना वो आप जो हो ना, वो आपको अपने आप को स्वीकारना पड़ेगा। अगर आप जो हो ही नहीं, वो अपने आप को मान बैठे हैं ना, तो पूरे जीवन भर आप परेशान रहेंगे। पूरे आपको मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। वो आपके आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा जीवन, और हमेशा आपको लोगों से शिकायतें होंगी, इसने ये नहीं किया। आप लोगों को हमेशा आप ज्ञान बांटते रहेंगे मुफ्त का कि ये करो वो करो करके। तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमें शिकायत और शिक्षक की जो शक्ल से बाहर आना होगा, तो ये करके। और है, मेरा घर है, मैंने घर बनाया है लोहाघाट में। मेरा अपना घर है, छोटा भाई रहता है मेरा, तो उसका उनका परिवार है। फिर गांव में भी है, मैं अभी गांव से ही लौटा हूँ, गांव में रहता हूँ बिल्कुल प्रॉपर। मैं शायद मैंने इच्छा जताई है कि अब कुछ बैल बकरियां जरा गांव में पाला जाए। बात है, बहुत खूबसूरत। ये करा के तो वो मेरा है, बस मैं आता रहूँगा जाता रहूँगा, तो मन भी लगा रहेगा गांव में। तो एक कनेक्शन जो है वो ब्रिज हमेशा बना रहना चाहिए, ताकि पूरा उत्तराखंड भी ना छूटे और रोजी रोटी भी ना छूटे। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले मैं गांव जाऊँ तो अब हम रुकने का कुछ है नहीं, कुछ तो बहाना हो मेरे पास। जब मैं बचपन में था, जब तो उस टाइम में हमारे बैल थे, बकरियां बहुत सारी थी, मैं खुद उन्हें चुगाने लेके आता था जंगलों में, चरा के लकड़ियाँ काट के लेके आना, ये करा के। तो कुछ तो बहाना हो, खाली मतलब वहाँ रहूँ। तो अभी मैंने फिर कहा है मेरे छोटे भाई से कि तुम ज़रा इसमें विचार करो क्या कर सकते हैं। मेरा इच्छा है कि हम वहाँ तो 5-6 महीना मैं वहाँ भी रहूँगा। तो आजकल तो काम होते रहते हैं, तो आता जाता रहूँगा। सही बात है। इसी तरह आप अपने घर गांव से जुड़ सकते हैं। प्रयास इसी तरह से किए जा सकते हैं। तो सामंत जी, हमारे सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर रखे हुए हैं। हारमोनियम है, बांसुरी है और तबला है। जहाँ तक मुझे पता है कि आप तबले में काफ़ी आपका हाथ थोड़ा सा है। तो कोई भी गाना जो आपका हो, जो आप तबले पे हमें सुना सके या बजा सकें। जी हाँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक थल की बाजार को सुनाने की कोशिश। थल की बाजारा बेकाने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसीटी ताली बजूंची पूरी थल की बाजारा, बजूंची पूरी थल की बाजारा। लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, पे देखी सिटी ताली बजूंची पूरी थल की बाजारा, बजूंची सिटी थल की बाजारा। बहुत खूबसूरत। और यही है, देखिए आपके लिए हम टैलेंटेड बीके सामंत जी को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उन सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश की जो आज उत्तराखंड के सवाल बन चुके हैं। और बीके सामंत जी ने बड़ी मुखरता से, बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। सो थैंक यू वेरी मच बीके सामंत जी इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड तो ये थे आपके लिए बीके सामंत जी। जल्द ही इनका एक नया गाना आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं वो गाना भी पहाड़ से जुड़ा है और आपके लिए कोई मैसेज लेकर आएगा। सामंत जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अच्छा लगा मुझे भी। मतलब आप बहुत अच्छे आपने माहौल था, बहुत अच्छा। एक मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं कि कहीं अलग से है, तो बिल्कुल पारिवारिक सा माहौल लगा। और आपने जो सवाल किए, मैंने कोशिश की उन सवालों का जवाब देने की, और कहीं पे अगर त्रुटियाँ रह गई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारे दर्शक भी उस चीज़ को समझेंगे। और क्योंकि बीके सामंत जी ने बड़ी कई हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये सवाल ना पूछे जाएं, वो सवाल ना पूछे जाएं, लेकिन बीके सामंत जी के साथ हमारे मन में जो सवाल आए वो हमने बड़ी बेबाकी से पूछा और बड़ी बेबाकी से जवाब भी मिला। तो इसी तरह के इंटरव्यूज़ हम करते रहते हैं। आपने कई और इंटरव्यूज़ हमारे देखे होंगे। ये बीके सामंत जी थे, उनकी जर्नी थी, उनके गायन की जर्नी थी, और किस तरीके से आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं वो आप बीके सामंत जी की जर्नी से समझ सकते हैं और शायद अपने जीवन में उसे उतार भी सकते हैं। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार में इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। धन्यवाद।